हेलो बच्चों। उम्मीद कर रहा हूँ कि जो फर्स्ट लेक्चर था डिफेंस क्लासेस का वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए, आपको अगर थ्योरी पढ़नी है तो मैं आपको भी बोल रहा हूँ, अलग से अगर आप देखेंगे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारा थ्योरी वाला पार्ट जो कि ट्वेल्थ के सिलेबस के अकॉर्डिंग वो आपको देखने को आसानी से मिल जाएगा, अगर किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट आपको बहुत तरीके से समझना है तो। ठीक है, अदरवाइज जो डिफेंस के लिए रिक्वायर्ड है वो सारी चीज़ें अपन इन्हीं क्लासेस के अंदर करते हुए चलेंगे। जो लास्ट टॉपिक अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना, उस इलेक्ट्रिक चार्ज के बाद में अपन ने पढ़ लिया कूलम्ब्स लॉ। आज अपन उनके बारे में न्यूमेरिकल देखेंगे। थोड़ा सा मैं वापस से रिवाइज कर देता हूँ। जो कूलम्ब्स लॉ में अपन ने पढ़ा बच्चों, वो समझ लीजिए अपन पढ़ रहे थे कि वैक्यूम के अंदर अगर बात करें, वैक्यूम मतलब निर्वात या फिर वायु, आप मान लीजिए एक बार के लिए कि वायु में भी अपन वही फॉर्मूला यूज करते हैं। वहां पर कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, जहां के को हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, फिर अगर माध्यम में देखते हैं तो हम बोलते हैं कि माध्यम में बल घट जाता है, कम हो जाता है, और किसका भाग लग जाता है, एप्सिलॉन आर का भाग लग जाता है। ये बेसिक सी बात है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। चलिए, एप्सिलॉन आर मात्रकहीन है, जबकि एप्सिलॉन नॉट का खुद का एक मात्रक है जो हमने अभी निकाला था। क्या था बच्चों, आपने देखा होगा, कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर मात्रक था। ठीक है, तो इस तरीके से अपन काम करेंगे, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। अब इसके बाद में अपन को क्या करना है, एक आध कूलम्ब्स लॉ के बारे में चीजें और मैं बता देता हूं। जब भी आप कूलम्ब का नियम लगाएं बच्चों, तो ये ध्यान में रखिएगा कि आवेश जो है वह कैसा होना चाहिए, स्थिर एवं बिंदुवत होना चाहिए। ठीक है, आवेश को कैसा मानना चाहिए, स्थिर और बिंदुवत मानना चाहिए। दूसरा, कूलम्ब का जो बल है जिसे हम कूलम्ब बल बोलते हैं, या फिर दो आवेशों के मध्य आकर्षण अथवा ये जो प्रतिकर्षण का बल लगता है, यह बल एक केंद्रीय बल है। कैसा बल है, केंद्रीय, सेंट्रल फोर्स है बच्चों, ये बात ध्यान में रखना। केंद्रीय बल कौन से होते हैं ये भी आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। केंद्रीय बल वो बल होते हैं, चलो भैया सब्जी खरीद लो। जैसे दो आवेश हैं, ये Q1 है और ये क्या है, Q2 है। तो Q1 जो है वो इस Q2 को कैसा बल लगाएगा, ऐसा, यू, है ना, दोनों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। ऐसे ही Q2 Q1 पे कैसे बल लगाएगा, ऐसा। हम्म, ठीक है, दोनों बल परिमाण में समान है और कैसे लग रहे हैं, दोनों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लग रहे हैं। तो वे सभी बल जो दोनों मतलब जिन जिन के मध्य लग रहा है उनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगते हैं, वो सारे के सारे बल कौन से होते हैं, केंद्रीय बल होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल भी एक केंद्रीय बल है, ये बात ध्यान रखना। वहां पर भी आप इसी तरीके का लिख रहे थे, बस यहाँ पे द्रव्यमान m1 था, यहाँ पे द्रव्यमान m2 था। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिए, कूलम्ब बल कैसा बल है, केंद्रीय बल है। आप देखेंगे ये बल और ये बल दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में और परिमाण में क्या है, समान। आवाज ज्यादा हो गई, ठीक है, परिमाण में क्या है, समान है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि ये न्यूटन के तृतीय नियम का भी क्या करते हैं, पालन करते हैं। न्यूटन के तृतीय नियम कौन सा, क्रिया प्रतिक्रिया वाला जो जो नियम था ना, उस नियम का भी क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर पालन हो रहा है, ये बात ध्यान में रखेंगे। ठीक है, क्योंकि वो बल यही तो बोलता है कि लगने वाले बल दिशा में परस्पर विपरीत होने चाहिए, परिमाण में क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। यहाँ पर वही केस है। ठीक है, ये बात। चलिए, फिर इसके बाद में अपन कूलम्ब बल, हाँ एक और चीज है, कूलम्ब बल जिन आवेशों के मध्य लगता है उनकी दूरी 10⁻⁻15 मीटर से अधिक होनी चाहिए। ये बात ध्यान में रखिए, 10⁻⁻15 मीटर से क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। ये चीज सदैव ध्यान में रखेंगे हम। ठीक है, इस चीज को, क्योंकि अगर दूरी 10⁻⁻15 मीटर से कम हो जाएगी, इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो दोनों आवेश नाभिक के अंदर आ गए। नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होती है। ठीक है, अगर नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15
मीटर है तो इसका मतलब आवेश नाभिक के अंदर है, और नाभिक के अंदर जो आवेश होते हैं बच्चों, प्रोटॉन होते हैं, वैसे भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, उनके मध्य कूलाम बल नहीं देखा जाता, उनके मध्य देखा जाता है नाभिकीय बल। कौन सा बल देखा जाता है? नाभिकीय बल। ये बात ध्यान में रखिएगा। एक कॉन्सेप्ट ये भी है, थोड़ा ध्यान में रखें, कि अगर तुलना की जाए किसकी, गुरुत्वीय बल, कूलाम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और न्यूक्लियर फोर्स मतलब नाभिकीय बल, ठीक है, तो गुरुत्वीय बल अगर एक है तो 10 की घात 36 गुना ज्यादा कौन सा बल है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और उससे भी ज्यादा 10 की घात 100 गुना ज्यादा, इससे 100 गुना ज्यादा कौन है? न्यूक्लियर फोर्स है। हमेशा ये नहीं, लेकिन ये लगभग इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करता है। ये बताता है कि प्रकृति का सबसे दुर्बल बल कौन सा है? गुरुत्वीय बल। उससे प्रबल कौन सा है? ये कूलाम बल या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप कह सकते हैं। फिर सबसे ज्यादा प्रबल बल कौन सा है प्रकृति का? वो है नाभिकीय बल। ये बात ध्यान में रखना, सबसे दुर्बल गुरुत्वीय और सबसे प्रबल नाभिकीय बल होता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये बेसिक सा बात हो गया किसके लिए? कूलाम बल के लिए। अब समझना, एक और चीज मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये कोई आवेश है, इस आवेश के ऊपर एक बल लग रहा है इधर F1, एक बल लग रहा है F2 इधर, ठीक है, दोनों के मध्य कोण क्या है? थीटा है। और पूछे कि परिणामी बल कितना लगेगा? आंसर है परिणामी बल F रिजल्टेंट बराबर क्या होगा? F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कोस थीटा। आप ऐसा 11th में करते हुए आए हैं, है ना? 11th में आपने ऐसा पढ़ा था, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा, पढ़ा था नहीं पढ़ा था? ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट में यहाँ पे बल भी निकल जाएगा, ठीक है। ये बल इन दोनों के बीचों बीच से निकल सकता है अगर ये दोनों बराबर हैं तो। F1 और F2 बराबर है तो बिल्कुल बीचों बीच से, नहीं तो फिर कहां से गुजरेगा? तो फिर ये बोलेंगे अगर F1 ज्यादा है तो ये F1 के पास से गुजरेगा, अगर F2 ज्यादा है तो ये F2 के पास से गुजरेगा। ऐसा होगा ये परिणामी बल F रिजल्टेंट, ठीक है। अब एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कई बार सवाल कैसा आता है, ये समझ लीजिए, ये कॉन्सेप्ट है कि 4 आवेश हैं और चारों आवेश परिमाण में समान है। किसमें समान है? परिमाण में समान है, प्रकृति में भी समान है। मतलब अगर ये प्लस का Q Q Q Q है और किसी वर्ग के कोनों पर है या फिर किसी आयत के कोनों पर है, तो उस आयत या फिर वर्ग के केंद्र पर परिणामी बल, उपस्थित आवेश पर परिणामी बल कितना होगा? देखो सममित आकृति, सममित आकृति के प्रत्येक कोने पर अगर समान परिमाण का एवं समान प्रकृति का आवेश है, समान परिमाण एवं समान प्रकृति का आवेश है, तो ये समझ जाइए बच्चों कि उसके केंद्र पर लगने वाला बल सदैव कितना होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि जितना ये प्रतिकर्षित करेगा उतना ही ये प्रतिकर्षित करेगा, जितना ये प्रतिकर्षित करेगा उतना ही ये प्रतिकर्षित करेगा। खत्म किस्सा। बात समझ में आ गई? ये केस वो त्रिभुज में भी कर सकता है। त्रिभुज के अगर प्रत्येक कोने पर 4 समान आवेश है, सॉरी 3 समान आवेश है, और उसके केंद्र पर अगर स्मॉल q आवेश है और बोले कि इसके केंद्र पर लगने वाला परिणामी बल कितना होगा, आंसर कितना लिखने वाले हो? 0। क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज, एक तो त्रिभुज भी समबाहु दिया हुआ होना चाहिए, बात ध्यान रखना। कारण क्या है कि ये जो केंद्र है वो इसके तीनों कोनों से समान दूरी पर स्थित है, पहला, ठीक है, और सारे के सारे आवेश परिमाण में और प्रकृति में समान है, दूसरा, इस कारण केंद्र पर लगने वाला बल सदैव 0 होगा। इवन जब आप विद्युत क्षेत्र आओगे ना, विद्युत क्षेत्र भी केंद्र पर 0 ही होता है ऐसी अवस्था के अंदर, ठीक है। ऐसी अवस्था में विद्युत क्षेत्र भी क्या होता है? 0 ही होता है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए अब काम करते हैं। अब आपको कुछ एक न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। न्यूमेरिकल तो क्या, वो आप कह सकते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है। ऑलराइट, देखिए पहला जो न्यूमेरिकल आपको सामने उस तरफ दिखाई दे जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है कि एक सरल रेखा पर बराबर दूरी पर स्थित 3 बिंदु आवेश क्रमशः 3q, q तथा कैपिटल Q आवेश रखे जाते हैं। यदि प्लस q
पर कुल परिणामी बल शून्य है तो कैपिटल क्यू का मान क्या होगा। देखो थोड़ा समझो क्या बोल रहा है। एक सरल रेखा पर बराबर दूरी पर 3 आवेश है। बराबर दूरी मतलब मैं एक सरल रेखा खींचूं, ठीक है, और बराबर दूरी मतलब ये अगर 0 पे है, ये अगर 2 पे है, तो ये 4 पे होगा, तभी जाके तो इनके मध्य की ये जो दूरियां ये क्या होंगी, बराबर होगी। ठीक है, चलिए बराबर दूरी पर एक पर कौन सा प्लस का 3 क्यू आवेश, दूसरे पे प्लस का क्यू आवेश, और इस पे कैपिटल क्यू। बराबर दूरी आप यहां पर भी आर मान लो, यहां पर भी आर मान लो, ठीक है। रखे जाते हैं प्लस क्यू आवेश पर परिणामी बल शून्य है, इस पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स कितना है, 0 है। तो कैपिटल क्यू का मान ज्ञात करो। बताओ भाई, बहुत सिंपल सा सवाल है, कैपिटल क्यू का मान क्या होगा। अरे भाई थोड़ा सा समझो, ये बल इसके ऊपर इधर बल लगा रहा होगा, ठीक है, लेट्स सपोज करो F1, ठीक, तो ये भी उतना का उतना बल इधर लगाना चाहिए। दोनों बल बराबर होंगे तभी जाके ही तो क्या होगा, परिणामी बल कितना होगा, 0 होगा, बराबर और विपरीत दिशा में। क्लियर है ये बात। F1 क्या होगा, चलो अपन लिख ही लेते हैं। F1 होगा क्या, हालांकि ये सीधा आ जाता है आंसर इसका। F1 क्या होगा, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में मतलब के पहला 3Q, दूसरा Q डिवाइडेड बाय दोनों के मध्य की दूरी r² बराबर F2 इन दोनों के बीच में पहला स्मॉल q, दूसरा कैपिटल Q डिवाइडेड बाय इन दोनों के मध्य की दूरी का वर्ग। Q बराबर कितना आया, 3Q आ रहा है, नहीं आ रहा, वो भी प्लस का, समझ रहे हो। इसका मतलब कैपिटल Q का मान इसी आवेश के बराबर होगा तभी जाके तो ये बल इसके बराबर होगा। सीधी सी बात है, दोनों तरफ अगर आवेश समान होंगे तभी जाके तो समान परिमाण का बल लगा पाएंगे। अलग अलग आवेश अगर इसको 6Q कर दूंगा तो ये तो ज्यादा बल लगाने लग जाएगा। ठीक है, चलिए तो आंसर कितना आ गया, आंसर है उतना ही जितना ये वाला था। ठीक है, तो इस वाले का मान ही ये होगा 3Q प्लस का 3Q। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए अगला सवाल, अगला सवाल जो हमारे पास में है वो है सही कथन बताइए। अब आपको चूज करना है विच इज द राइट वन। पहला, दो सजातीय आवेशों के बीच आकर्षण बल। देखो सजातीय आवेश है, सजातीय मतलब एक ही जाति के या एक ही प्रकृति के, और इनके मध्य आकर्षण नहीं होता। प्लस का Q कभी प्लस के Q को आकर्षित नहीं करेगा, ये ध्यान में रखें, ये प्रतिकर्षित ही होंगे। ठीक है, कूलाम के अकॉर्डिंग। हाँ, एक प्लस का हो और दूसरा माइनस का हो तो फिर ये क्या करेंगे, आकर्षण करेंगे। ठीक है, तो ये तो यहीं पे लाइन ही गलत हो गई है। दो सजातीय, अगला देखो, दो सजातीय आवेशों के बीच का आकर्षण वापस से गलत हो गया, चलो हटाओ। सी देखिए, दो सजातीय आवेशों का प्रतिकर्षण बल, सजातीय आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण ही होता है। ये और ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित ही करेंगे। ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। विजातीय आकर्षित, सजातीय प्रतिकर्षित। ठीक है, तो सजातीय आवेशों के बीच में जो प्रतिकर्षण बल है दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बिल्कुल सही बात है, इनके मध्य जो बल लगता है वो 1/r² के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। ठीक है, समानुपाती, तो बिल्कुल सही बात है, सी बिल्कुल सही चल रहा है। अगला देखो, दो सजातीय आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती। नहीं भैया, F कभी समानुपाती नहीं होता किसके, r² के, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है ये बात। चलिए तो ये हो गया। अब इसके बाद में अगला देखो, तीसरा क्या बोल रहा है, किसी अनावेशित वस्तु पर एक कूलाम आवेश होने के लिए, अनावेशित वस्तु है और उसके ऊपर कितना आवेश देना है, एक कूलाम आवेश देना है, होने के लिए उसमें से कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी होगी, या निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो सीधी सी बात है, आपको आवेश कितना देना है, एक कूलाम आवेश, और अगर धनात्मक आवेश है तो इसका मतलब आपको इलेक्ट्रॉन बाहर ही निकालने पड़ेंगे। और एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये अपन डिस्कस कर चुके हैं, 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्लस का माइनस का नहीं भाई। देखो पहला ही ऑप्शन है ए, बिल्कुल सही है, जो 6.25 × 10⁻18 घातों का ध्यान में रखे। देखो 1 घात 8 दे रखी है अगले वाले ऑप्शन के अंदर, तो थोड़ा ध्यान में सावधानी पूर्वक काम करना पड़ेगा हमें। चलिए, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है कितना, 1.6 × 10⁻−19 कूलाम और माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिर्फ और सिर्फ परिमाण के बारे में बात कर रहा है।
10⁻21 नहीं होता 10⁻19, 1.6 गुणा 10⁻19 गुना। अगला वाला घात ध्यान में रखना 10⁻9 था, इसलिए गलत है। पांचवा सवाल देखिए, किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युता बच्चों एप्सिलॉन आर होती है, ठीक है, बराबर होती है। चलिए भाई क्या होता है हमें पता है, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन आर बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यही होगा ना। तो देख लीजिए ये ऑप्शन है क्या, देखो ए ऑप्शन है, एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगला छठा देखिए, आर दूरी से विलग, मतलब आर दूरी से सेपरेट हैं दोनों, है ना, दूर हैं दो आवेश, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है। चलिए दो इलेक्ट्रॉन आवेश ही हो गए, इनके मध्य लगने वाला बल अगर बल है तो वो क्या होगा, 1/r² के समानुपाती। अब समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ, 1/r² के समानुपाती मतलब r² के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। देखिए ऑप्शन देखिए, समानुपाती होता है, किसके समानुपाती होता है, r की घात -2 के। f समानुपाती, इसको अगर मैं लिखूं तो r की घात -2 लिखूं क्या ऊपर ले जा करके, तो हम अपन बोलेंगे f समानुपाती r की घात -2, समझ लीजिएगा, प्लस का मतलब लगा दीजिएगा, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था अपन ने, ठीक है। तो घात क्या आएगी, ये डी ऑप्शन आएगा, r की घात -2 के समानुपाती होता है। चलिए, और व्युत्क्रमानुपाती, अगर व्युत्क्रमानुपाती होता तो फिर आप क्या बोलते, r² के व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान में रखेंगे, अच्छा सवाल था ये। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है, हाँ भाई ये मैंने आपको बताया था, ध्यान में रखिएगा, फैराड पर मीटर है, बी ऑप्शन। एप्सिलॉन नॉट का एक मात्रक क्या होता है, फैराड पर मीटर, एफ एम इनवर्स, और एफ एम इनवर्स को क्या लिखते हैं, फैराड पर मीटर लिखते हैं, ध्यान में रखेंगे। अगला, मुक्त आवेश की परावैद्युता होती है, मुक्त आवेश के लिए बच्चों एप्सिलॉन नॉट, मुक्त आवेश का मतलब निर्वात, आप समझ लीजिए, और उसके लिए कितना मान होता है, 8.85 गुणा 10 की घात -12, ठीक है, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो या फिर जो भी मात्रक देखिएगा, तो 8.85 गुणा 10 की घात -12 फैराड पर मीटर में दे रखा है, ठीक है। तो इसका आपको आंसर मिल गया होगा 8वें का आपको। फिर एक कूलम वह आवेश है, थोड़ा समझना, अच्छा सवाल आ रहा है ये शायद। एक कूलम वह आवेश है जो शून्य में 1 मीटर की दूरी पर स्थित, शून्य में का अर्थ क्या होता है, इनटू द फ्री स्पेस, ठीक है। फ्री स्पेस मतलब मुक्त आकाश में, शून्य आकाश का भी तो नाम है, ठीक है, जो शून्य में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेश पर बल लगाता है। थोड़ा समझिए डेटा को, बहुत अच्छा सवाल है। एक कूलम वह आवेश है, तो आवेशों का मान दिया हुआ है आपको, एक कूलम, ठीक है, जो शून्य में स्थित, मतलब आवेश कहां स्थित है, आकाश में, मुक्त आकाश में स्थित है, निर्वात में स्थित है। दो आवेश हैं जिनके मध्य की दूरी 1 मीटर है, और वो दो आवेश कौन से बच्चों, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, नहीं इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा, आवेश ही दे रहा है। चलिए तो समझना, आवेश दोनों बराबर हैं, कितना, 1 कूलम दे रखा था तो इलेक्ट्रॉन तो हो ही नहीं सकता था, ओके। चलिए आवेश आ चुका है, फिर कितना बल लगाते हैं नहीं पता, उनके मध्य की दूरी 1 है, चूंकि निर्वात है इसलिए आप के यूज कर सकते हो, कितना, 10 की घात 9 से। तो हमने बोला एफ का फॉर्मूला लगाओ भाई, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r²। के का मान 9 गुणा 10 की घात 9, Q1 का मान 1, Q2 का मान 1, और r², 1 का स्क्वायर। चलो भाई कितना आया, 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन बल लगाते हैं। ये बल बहुत ज्यादा है, ये बात ध्यान में रखो। इसी कारण अपन कह सकते हैं कि एक एक कूलम के दो आवेश जो हैं वो बहुत ज्यादा बल लगाते हैं। ये 10 की घात 9 न्यूटन बच्चों बहुत ज्यादा फोर्स है, एक ब्लास्ट कर सकता है अच्छा खासा कि दह जाए सब कुछ। चलिए अगला वाला देखते हैं। तो ये समझ में आ गया, 9 गुणा 10 की घात 9, ऑप्शन पता चल गया होगा आपको, दिख गया होगा, सी ऑप्शन मेरे को दिखाई दे रहा है। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, चलो अपन अगर ऐसा माने कि प्रारंभ में जो दूरी थी वो r0 थी, और सेकंड केस में वो दूरी को कर रहा है क्या, r0 में किसका भाग लगा दिया जाए, 2 का भाग लगा दिया जाए, ठीक है, कर दी जाए, तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाएगा भाई। देखो तो पहले वाले केस में मैं क्या लिखूं, दो आवेश चेंज नहीं कर रहा ना, समझना। तो पहले केस में बल F1 का मान कितना, K,
आवेश Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर मतलब R0 का स्क्वायर। ठीक है, ये पहला केस। दूसरा देखो F2 के आवेश Q1 Q2, अब R2 का स्क्वायर लिखेंगे दूसरे केस में, R2 मतलब R0 बाई 2 का स्क्वायर, मतलब R0 का स्क्वायर बाई 4। 4 कहाँ जाएगा बच्चों, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये जो F2 है, ये गौर करो, ये तो F1 के बराबर है ना। F1 कितने के बराबर होगा, 4F1 के बराबर होगा। ठीक है, 4F1 मतलब 4 गुना हो जाएगा प्रारंभिक बल का। ठीक, तो आप कह सकते हैं कि कितना गुना हो जाएगा, आंसर है 4 गुना हो जाएगा। दूरी घटेगी तो उसके वर्ग के बराबर बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए अगर 3 गुना कम कर दी जाए दूरी को, मतलब 1/3 कर दी जाए प्रारंभ की 1/3, तो फिर बल कितना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखें। निम्न में से किस आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है, मैंने सवाल करवाया था आपको ये। ठीक है, मैंने आपको उदाहरण देकर के बताया था कि कितना आवेश संभव है, तो अपन ने बोला था Q बराबर N, है ना, बोला था नहीं बोला था। चलिए, तो उसके कॉन्सेप्ट से ये सवाल आप कर सकते हैं, आपको सवाल दिख रहा होगा। चलिए, तो अगर मैं Q बराबर Ne के कॉन्सेप्ट से चलता हूं, तो 1 इलेक्ट्रॉन आवेश हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 5 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्लस माइनस में चलता रहेगा। चलिए, जिस तरीके का डेटा मेरे को दिख रहा है तो शुरुआत में ही खत्म हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 गुणा 10 की घात -19, 2 इलेक्ट्रॉन तो 16 का पारा चलाओ, 16 दूना 32 होता है, 16 × 48 होता है, 1664 होता है, 16 × 5 80 होता है। इतने आवेश संभव है। अब ये जो मान आ रहे हैं ये तो संभव है, इसके अलावा जो भी है वो संभव नहीं है। कुल मिलाकर के 16 के पहाड़े में आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज तो हटाओ। ठीक है, चलो, तो 32 16 ये संभव था, 64 मतलब 6.4 संभव था, 10 की घात -19 चल रहा है, 2.4 तो है ही, इसका मतलब ये वाला आवेश संभव नहीं है। सी वाला ऑप्शन ध्यान में रखिए, ये शायद मैंने आपको करवाया भी है। हाँ, परावैद्युता का SI मात्रक होता है। परावैद्युता का, अगर सिर्फ परावैद्युता दे रखी है इसका मतलब वो एप्सिलॉन बोल रहा है। और एप्सिलॉन का मात्रक किसके बराबर होता है बच्चों, एप्सिलॉन नॉट के मात्रक के बराबर होता है। इसका मतलब क्या, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। बताया था नहीं बताया था। अब इसको कैसा लिख सकते हैं, कूलाम स्क्वायर ऐसा का ऐसा, न्यूटन के ऊपर -1 लगा दो और मीटर का -2 लगा दो। ठीक है, देखिए कौन सा है, ए ऑप्शन मेरे को सही दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगला सवाल देखें, 13वां, यदि परावैद्युत का परावैद्युतांक, किसी परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक जो है वो एप्सिलॉन आर हो और उसमें ये क्या है, निमग्न मतलब उसके अंदर 2 बिंदु आवेशों की क्रियाशीलता F है और परावैद्युत को हटा देने पर दोनों आवेशों के बीच क्रियाशील बल का मान क्या होगा। अरे बहुत बढ़िया सवाल दे दिया, ये उल्टा कर दिया मेरे हिसाब से। देखो क्या बोल रहा है, एक परावैद्युत का परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर है, ठीक बात है, उसमें निमग्न 2 बिंदु आवेशों के बीच क्रियाशील बल F है। इसका मतलब वास्तविकता में F जो है वो F मीडियम के बराबर है। ठीक, और F मीडियम क्या होता है, निर्वात में किसका भाग लगा दिया जाए, एप्सिलॉन आर का। ठीक है, चलिए, उन दोनों आवेशों के बीच क्रियाशील बल का मान क्या होगा यदि परावैद्युत पदार्थ को हटा दिया जाए। परावैद्युत पदार्थ को हटा दोगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, निर्वात तो बचेगा। तो निर्वात में उन पर लगने वाला बल क्रॉस मल्टीप्लाई करो इससे या क्रॉस मल्टीप्लाई करो इससे, एप्सिलॉन आर इंटू क्या होगा, एफ होगा। ठीक है, एप्सिलॉन आर इंटू एफ, बी इसका ऑप्शन है अगर आपको दिखाई दे रहा है तो, है ना, पता चला। अच्छा सवाल है, इसने उल्टा कर दिया, नहीं तो अपन भाग लगाते रहते। ठीक, लेकिन इसने उल्टा किया है, पहले माध्यम का दे दिया तो पूछ रहे निर्वात में कितना होगा। चलिए अगला देखो, आर दूरी से विलग 2 आवेशों के बीच बल F है, सीधी सी बात है, हमें पता है, और वो बल कितना होगा, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। आवेशों का मान दुगना कर दिया जाए, आवेशों को, ओके मैंने एक सवाल छोड़ दिया। 14th, किसी अचालक गोले
किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है। अब ये थोड़ा ध्यान में रखना बच्चों, किसी चालक को आवेश दोगे तो चालक पे आवेश जाएगा उसकी सतह पर, ये बात ध्यान में रखना। जबकि अगर किसी अचालक को आवेश दोगे, इंसुलेटर को आवेश दोगे, तो वह आवेश उसके अंदर भी चला जाएगा, सतह के साथ में कहा जाएगा, उसके आयतन में समान रूप से वितरित हो जाएगा। आपको पता चल गया होगा कौन सा ऑप्शन की बात कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए 15th अगला देखो, आर दूरी से विलक दो आवेशों के बीच लगने वाला बल F है। चलो ठीक बात है, हमें पता है F कितना होता है। फिर क्या बोल रहा है, यदि आवेशों का मान दुगना कर दिया जाए, आवेश का मान मतलब Q1 और Q2 पहले अगर Q0 थे तो अब उनको दुगना कर दो, ठीक बात, कर दिया जाए तो परावैद्युत बल हो जाएगा। देखो आवेश को दुगना कर रहे हैं, दूरी को दुगना नहीं करते, आवेश ऊपर आते हैं समानुपाती वाले कॉन्सेप्ट में। तो अपन ने बोला कि F बराबर है K, पहला भी Q0 मान लेता हूं, दूसरा भी Q0 मान लेता हूं, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ठीक है। सेकंड केस में वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है आवेश को दुगना कर दो, K इसको 2 Q0 कर देते हैं, इसको 2 Q0 कर देते हैं, दुगना कर दिया, डिवाइडेड बाय क्या बच्चों, R स्क्वायर। बताओ भी कितना हो गया, 2 दूनी 4 हो गया क्या, K Q0 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। प्रारंभ का कितना गुना, 4 गुना, ठीक है, ओके। अब भी थोड़े सवाल के अंदर ट्रिक और था, यदि आवेशों का मान दुगना कर दिया जाए, उनके मध्य की दूरी को आधी कर दी जाए। ये लो भाई, यहां पर एक और था, मध्य की दूरी को आधी, R/2 और करो, और इसका और स्क्वायर, तो मतलब R स्क्वायर बटे 4, बटे 4 कहां जाएगा, ऊपर जाएगा क्या, कितना हो जाएगा, 16F हो जाएगा। पता चल गया, ये होगा इसका आंसर 16F, ठीक है, पता चला ये चीज है ना। एक और कंडीशन लगा रखी थी, उसके ऊपर गौर नहीं किया था। चलिए अगला, और यहां पर जो दे रखा है कुलाम बल है। कुलाम बल कैसा बल है, केंद्रीय बल बिल्कुल है, फिर विद्युत बल है, बिल्कुल सही बात है, विद्युत बल भी तो है, ए व बी दोनों बिल्कुल सही बात है, केंद्रीय बल भी है और विद्युत बल भी है, निम्न में से कोई नहीं, नहीं भाई ये गलत है। तो कौन सा होगा इसका, सी ऑप्शन होगा, ध्यान में रखिए, केंद्रीय बल भी है और विद्युत बल भी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। कुछ एक आवेशों के ऊपर और सवाल थे जो आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे, ये अलग से आपको 1 2 3 4 दिखाई दे रहे होंगे, सवाल छोटे से ही हैं, ठीक है। तो अपन थोड़ा सा गौर करते हैं सवाल को जल्दी से करने के लिए। देखिए जितने क्वेश्चंस पॉसिबल हैं न्यूमेरिकल टाइप में, उतने सारे मैं करवाने की आपको कोशिश करूंगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस बन जाए। सवालों की प्रैक्टिस जितनी होगी उतना ही आपके लिए अच्छा है। देखिए FG तथा FE, पहला सवाल जो आपको दिखाई दे रहा होगा, क्रमशः 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच गुरुत्वाकर्षण और वैद्युत बल को प्रदर्शित करते हैं। FG बटा FE का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब ये थोड़ा सा समझने लायक बात है बच्चों। देखिए ये घात में दे रखा है इसका आंसर, अब इसको थोड़ा सा समझो। अपन ने बोला FG, समझना दूरी समान है, बटे FE, FG कितना होगा, तुमने लिखा G, M इलेक्ट्रॉन और दूसरा भी इलेक्ट्रॉन, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। FE के इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश, डिवाइडेड बाय दूरी अभी भी R स्क्वायर। ये तो कट गया क्या, चलो G का मान तो 6.67 गुणा 10 की घात -11, जो मेरे को पता है और आपको भी पता होनी चाहिए। न्यूटन क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। और द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना भाई, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ध्यान में रखिएगा, 9.1 गुणा 10 की घात -31 मैंने लिखाया था, गुणा 9.1 गुणा 10 की घात -31 बटे, देखो के 9 गुणा 10 की घात 9, प्लस का माइनस का मतलब लगा दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10 की घात -19 और 1.6 गुणा 10 की घात -19, ठीक है। चलिए अब ऐसा कैसा काम करेंगे, तो थोड़ा सा लगभग के कॉन्सेप्ट में चले जाइएगा, ठीक है, उससे चीजें आसान हो जाती हैं हमारे लिए। क्या होगा वो देखो, तो अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, 10 की घात 19 और 9, 10 की घात -10,
-10 और -19 -29 हो गया। -29 को ऊपर लेकर गई तो प्लस का 29, ठीक है, प्लस का 29, तो ये सोल्व करोगे तो -2, ठीक है, पूरा सोल्व हो चुकी है खाते हैं, हटाओ इनको। अब -2 और ये देखोगे तो -33, -33 और -11, -44, 10 की घात -44। डन हो गया। चलिए अब नीचे देखो, तो ये हो गया 6.67 गुणा, इसको मैं लगभग 10 मान लेता हूं और इसको भी मैं लगभग 10 मान लेता हूं, और यहाँ पर आ रहा है 9 गुणा 1.6 गुणा 1.6, 1.6 गुणा 1.6, 16 का स्क्वायर कर लो, 2.56 हो जाएगा ये मेरे हिसाब से। 2.56 को इससे गुणा करोगे तो 2 2 18, 25 से 28 के बीच में ज्यादा से ज्यादा आंसर जाएगा, तो नहीं 25 के अंदर अंदर ही आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखोगे तो एक संख्या कुछ ऐसी, मैं 6.67 लिख देता हूं और यहाँ पर मैंने लिख दिया 24 मान लेते हैं, ठीक है। गुणा ये अगर आप देखोगे तो कितना, 10 की घात -42 तक पहुंच गया निकटस्थ। अगर आप देखोगे तो एक और पॉइंट देखोगे तो शायद 43 तक भी चला जाएगा, लेकिन ये 42-43 के आसपास में घूम रहा है। अब यहाँ पे ऑप्शन देखो कि इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सा सही है, प्रोटॉन के लिए अलग हो जाएगा बच्चों, क्यों? क्योंकि प्रोटॉन का द्रव्यमान अलग होता है। ये जहां आपने -31 लिखा है ना, वो हम -27 आएगा, ठीक है। तो प्रोटॉन के लिए कैलकुलेशन अलग होगी, इलेक्ट्रॉन के लिए अलग कैलकुलेशन है। आप देखोगे 10 की घात -42 निकटतम है -42, ठीक है। तो निकटतम होने के कारण ये आप आंसर उठा करके लिख देंगे कि भैया 10 की घात -42 है। वैसे मैंने आपको कितना बताया था, 1:10 की घात 36 अनुपात 10 की घात 38, वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखा जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखो, डन हुआ ये, ओके। अगला देखो, 3 कण, प्रत्येक पर आवेश 20 माइक्रोकुलाम है। माइक्रो तो समझते हो ना, 10 की घात -6 कुलाम होता है, 10 की घात -6, ध्यान में रखिए। आवेश है 0.5 मीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज के कोनों पर है। प्रत्येक कण पर बल का परिमाण क्या होगा? प्रत्येक कण पर पूछ रहा है, ठीक है। सवाल समझिए, केंद्र पर नहीं पूछ रहा। अगर समबाहु त्रिभुज के केंद्र पर समान आवेश होते तो केंद्र पर लगने वाला बल कितना होता? 0 होता, बता रखा था मैंने। चलिए, लेकिन यहाँ पे सवाल थोड़ा सा क्या है, चेंज है। वो क्या बोल रहा है कि ऐसा कोई त्रिभुज बनाओ, ठीक है, और सभी पे समान आवेश, आवेश का मान दिया हुआ है, वो अपन यूटिलाइज कर लेंगे, ठीक है। और बोल रहा है कि प्रत्येक कोने पर आपको क्या निकालना है? बल निकालना है। तो ये वाला आवेश इसको प्रतिकर्षित करेगा, ये वाला आवेश इसको प्रतिकर्षित करेगा, ये वाला बल F1, ये वाला बल F2, और दोनों के मध्य कोण कितना अगर मैं पूछूं तो? समबाहु त्रिभुज 60 60 60, अगर ये 60 है तो ये भी कितना? 60 हो जाएगा। चलिए, परिणामी बल F रिजल्टेंट क्या होगा? F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 को 60 लिख दूं क्या? cos 60 का मान कितना होता है बच्चों? पता होना चाहिए, 1/2। 1/2 अगर मैं इसको लिखता हूं 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। तो ये हो जाएगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2। लेकिन गौर करो, F1 और F2 तो बराबर है, क्यों? क्योंकि ये आवेश और ये आवेश सारे बराबर थे, तो मैं इसको भी F मान सकता हूं और इसको भी F मान सकता हूं, दोनों बराबर होंगे। तो ये हो जाएगा F का स्क्वायर और F इंटू F, F का स्क्वायर कितना? 3F का स्क्वायर, √3F का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √3F, ठीक है। √3 का मान कितना? 1.732। अब F का मान ही तो निकालना है, निकाल सकते हो, क्या देख रखा है, देखो F के 9 गुणा 10 की घात 9, डायरेक्ट काम कर रहा हूं बच्चों। देखिए 9 गुणा 10 की घात 9, Q1 Q2 20 माइक्रोकुलाम, दोनों बराबर थे, तो 20 गुणा 20 कर दूं क्या? और माइक्रो का स्क्वायर 10 की घात -6, -6 का स्क्वायर कितना होगा? 10 की घात -36, मत कर देना रे, 12 होगा, डिवाइडेड बाय 0.5 मीटर का स्क्वायर, 0.5 होता है बच्चों 1/2, ठीक है। 1/2 का क्या स्क्वायर, तो हो जाएगा नीचे 4, 4 कहां जाएगा? ऊपर, ठीक है। तो ये हो गया 9 चौक 36, 4 इससे गुणा हो गया और एक और 4 आ गया, चलिए, और 400 हुआ ये। तो इसको और इसको देखोगे तो 10 की घात कितना? -3। डन हुआ ये। चलिए सॉल्व करो, इसको इसको सोल्व करेंगे तो 0.4 लिख सकता हूं, तो 36 गुणा 0.4, और इसको कैसे देखेंगे?
6 चौके 24, 24 का 2, फिर 6 4 3 12, 12 14, 14.4 गुणा 1.732 न्यूटन, या फिर √3 न्यूटन आप लिख सकते हैं। 14.4 √3 न्यूटन दिखाई दे रहा होगा, सी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, पता चल गया। केंद्र पर नहीं पूछा था, कहां बोला था? किसी एक आवेश पर। अगला देखो, दो आवेश Q1 व Q2 निर्वात में परस्पर d दूरी पर स्थित है और इनके मध्य बल F लग रहा है। ठीक बात है। यदि इनके बीच परावैद्युत पदार्थ जिसका परावैद्युत नियतांक 4 है का माध्यम प्रविष्ट कर दिया जाए तो बल कितना हो जाएगा भाई? माध्यम में बल बता चुका हूं, ये तो सीधा सवाल था। F डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, F नॉट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, और निर्वात में वो बल बोल रहा है कितना? F, और इसमें भाग लगाओ एप्सिलॉन का, एप्सिलॉन कितना? 4, F/4। पता चल गया क्या आंसर? चलिए फिर फोर्थ क्वेश्चन देखिए, दो समान आवेशों Q को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश स्मॉल q रख दिया गया है। ठीक है, तीनों आवेशों का निकाय संतुलन अवस्था में रहे तो Q का मान क्या होगा? ये सवाल 12वीं की किताब का आपको सवाल लग गया होगा। ठीक है, Q/4 और माइनस का ऐसा याद आ रहा है? नहीं आ रहा है? ये 12वीं की किताब का सवाल छाप दिया। देखिए क्या बोल रहा है, दो आवेश है ना, और ये भी कैपिटल Q और ये भी कैपिटल Q, और बोल रहे हैं इनके मध्य में बिल्कुल बीचों बीच, तो मतलब ये दूरी भी R मान लो और ये दूरी भी R मान लो। एक आवेश क्या रखा? Q, इस तरीके से रखा कि संपूर्ण निकाय संतुलन में होना चाहिए। संपूर्ण निकाय मतलब कोई सा भी आवेश पकड़ लो, सभी का परिणामी बल कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ये तो था। ऐसे केस में हम बोलते हैं कि कोई भी कोने वाला, जब निकाय की बात करें तो कोने का आवेश पकड़ो, और जब पर्टिकुलर आवेश बोले कि पर्टिकुलर आवेश ही संतुलन में हो तो फिर उस पर्टिकुलर आवेश को पकड़ो। ठीक है, मेरी बात को समझना इस चीज को। ऐसा बोले कि कोई आवेश संतुलन में हो तो फिर उस आवेश पर परिणामी बल 0 होना चाहिए, और अगर ऐसा बोले कि निकाय संतुलन में हो तो फिर कोनों पर जाओ, कोनों पर जो आवेश है ना वो संतुलन में होने चाहिए, मतलब उन पे लगने वाला परिणामी बल 0 होना चाहिए, बीच वाले तो हो जाते हैं। ठीक है, चलिए मैं बोलता हूं कि इसके ऊपर 0 हो, तो अगर ये प्लस का है तो इसको प्रतिकर्षित करेगा, इधर फेंकेगा। ये तो वैसे भी समान जाति के थे, प्रतिकर्षित करेगा। दोनों बल एक ही दिशा में लग रहे हैं, बताओ क्या 0 हो सकता है? आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, चलो तो फिर ये प्लस का नहीं है, इसका मतलब ये माइनस का है। माइनस का है तो फिर इसके कारण लगने वाला बल इधर F1, और इसके कारण लगने वाला बल इधर F2। ठीक है, और दोनों परिमाण में क्या है? बराबर है। ठीक है, परिमाण में बराबर है और दिशा में विपरीत है, तो मतलब ये वाला आवेश कैसा होगा? एग्जैक्टली माइनस का होगा, ये ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, तो आवेश माइनस का हमें पता चल गया। अब परिमाण कितना है निकाल रहे हैं। देखिए इन दोनों के मध्य लगने वाला बल F1, इन दोनों के मध्य। ठीक है, तो ये होगा K स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइडेड बाय दूरी का वर्ग। F2, इन दोनों के मध्य लगने वाला बल K कैपिटल Q, दूसरा भी कैपिटल Q डिवाइडेड बाय दूरी, देखो 2R है क्या, और उसका क्या? वर्ग। Q से Q, K से K, Q बटा R स्क्वायर बराबर, देखो Q बटा 4R स्क्वायर। आ रहा नहीं आ रहा? कट गया। स्मॉल q बराबर कितना? Q/4, और होना कैसा चाहिए? माइनस का। याद आ गया आंसर? ऐसा माइनस का Q/4। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आज के क्वेश्चन वाला पार्ट बच्चों इतना ही, और जितना मेरे से हो सकेगा मैं आपको आगे भी क्वेश्चन करवाता रहूंगा। अब अपन विद्युत क्षेत्र की तरफ चलेंगे और बहुत सारे विद्युत क्षेत्र के फॉर्मूला लिखने वाले हैं, उनका तरीका देखने वाले हैं। हैव अ गुड डे बच्चों, टेक केयर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करो बच्चों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि नेक्स्ट वीडियोज के अपडेट आप तक आते जाए। हैव अ गुड डे, टेक केयर।